नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और रॉलेट एक्ट का ही परिणाम हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 1919 में। ये दोनों घटनाएं 1919 के आसपास की हैं। और घटना रॉलेट एक्ट तो एक एक्ट था जिसके तहत जो प्रोविज़न किए गए थे उसको मैं बताऊंगा आपको। और उस समय भारत किस दशा में था, किस राजनीतिक दशा में था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये कई बार एग्जामिनेशंस में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी परीक्षा में बैठे हुए हैं जहाँ पे लिखना है आपको, तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आप जानते हो कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, मार्च 1919 में, उसमें पुराने जितने भी एक्ट थे उनको समाप्त कर दिया गया और एक नया एक्ट रॉलेट एक्ट नाम से उसको पेश किया गया। अगर ऑफिशियली बात करें तो इसको एनार्कियल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता था। मतलब एनार्कियल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 कहने का मतलब है कि भारत में हो रहे राष्ट्रीय विद्रोह को दबाने के लिए इस रॉलेट एक्ट को नई विचारधारा के साथ अंग्रेजों ने पास किया। ठीक है, अब मार्च 1919 में मैंने जैसा बताया कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको पास किया गया, जो कि एक जिम्मेदार संस्था थी इस तरह के कार्य के लिए। जितने भी लेजिस्लेशन से संबंधित काम होते थे वो आपका इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही करती थी। उसने भी रॉलेट एक्ट को पास किया। अब इसमें एक्ट में कई प्रावधान थे, जैसे कि प्रावधान थे आतंकी गतिविधि पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब यदि अंग्रेजों के हिसाब से किसी को लगता है कि यह फलाने व्यक्ति या यह संस्था किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधि में सम्मिलित है। आतंकी गतिविधि वो किसको मानते थे? जो सरकार का विद्रोह करे, जो सरकार के प्रति सशस्त्र आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे, उसको वो आतंकी मानते थे। तो उस समय राष्ट्रवाद जो था वो चरम पे था और उसी को दबाने के लिए इस तरह की एक्ट को पास किया गया था। तो एक्ट का प्रावधान आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और भी समझते हैं। ऐसे लोगों को बिना ट्रायल के 2-2 साल का जेल हो जाता था। मतलब अगर ऐसा कोई भी आदमी कोई कार्य करता है तो उसको बिना किसी ट्रायल के शक के आधार पर 2 साल का जेल दिया जा सकता था। पुलिस को किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं थी, उसको सर्च का अधिकार था। मतलब कि वो किसी भी स्थान को अपने आप जा कर के सर्च कर सकता था। जैसे मान लीजिए किसी भारतीय का घर है, किसी भारतीय की हवेली है, तो उसमें बिना किसी से पूछे, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो कहीं भी जा कर के कोई भी सर्च वारंट के बिना वहाँ पे जा कर के छापामारी कर सकता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता मिल गई थी रॉलेट एक्ट के द्वारा। प्रेस के स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। मतलब कि जो आप जानते हो अखबारों में अगर कोई गलत चीज़ छापेगा तो वो प्रेस बंद कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें देखी गई। रॉलेट कमेटी की सिफारिश द्वारा इसको पारित किया गया था। एक रॉलेट कमेटी बनाई गई थी जिसमें सर सिडने रॉलेट जो था वो प्रमुख था और उसने ही रॉलेट कमेटी की ये सिफारिश बनाए थे और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर उस रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। सभी भारतीय नेताओं ने इसकी निंदा की और इसको ब्लैक बिल भी कहा। ठीक है, इसको मतलब काला बिल भी कहा। इंडियन मेंबर्स द्वारा अपोज किया गया। अब जानते हो कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य भी होते थे, प्रतिनिधि भी हुआ करते थे, लेकिन उनके द्वारा अपोज किया गया था रॉलेट एक्ट का, जिसको ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी निंदा की गई, उसका अपोज किया गया, लेकिन वो नहीं माने और रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। अब इसमें बात किया जाए तो किन लोगों ने इसका विरोध किया था? जो मेंबर्स थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना था, मदन मोहन मालवीय थे, मजहर उल हक थे। तो ये सभी जो थे इंडियन मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। 6 अप्रैल रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ किया गया। मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में आप जानते हो कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। 6 अप्रैल को ही पूरे देश में इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब गांधी द्वारा मूवमेंट कैंसिल करा दिया गया। ठीक है, कुछ क्षेत्र में उग्र आंदोलन भी चले। मतलब कहने का मतलब है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, गांधी ने उसको बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि विद्रोह मत करिए, नहीं तो इसमें क्या होगा कि
भारी संख्या में जान माल की हानि हो सकती है। तो कुछ क्षेत्रों में जो विद्रोह था वो उग्र हो रहा था, यह भी एक रीज़न था कि गांधी को इसको बंद करवाना पड़ा। ब्रिटिश बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, और यही उनका उद्देश्य भी था, इसीलिए वो इस तरह के काम भी कर रहे थे। कांग्रेस के कुछ व्यक्ति थे जैसे कि सत्यपाल हो गए, सैफुद्दीन किचले हो गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में आर्मी लगा दी गई। पंजाब में विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पंजाब में अंग्रेज़ों को आर्मी तक लगानी पड़ गई इसके विद्रोह में। अब पंजाब में ही देखिएगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वहाँ देखने को मिलता है 1919 में। और कभी कभी आप लिंक करिएगा कि रॉलेट एक्ट का ही परिणाम था, क्योंकि रॉलेट एक्ट में अंग्रेज़ों को इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कि असंवैधानिक पावर भी बोला जा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। इसी का नतीजा रहा कि जब जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो ये पंजाब में स्थित है, और पंजाब में जो स्थिति थी वो काफ़ी उग्र हो रही थी, ठीक है। पंजाब में जो आपका रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था वो काफ़ी उग्र हो चुका था। अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो पंजाब में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। उस समय हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर भी थे पंजाब में, जैसे लाला लाजपत राय का बात ले लें तो वो वन ऑफ द मोस्ट उग्र लीडर थे, ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं उनको। पंजाब में 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना मना कर दिया गया। जैसे कि आज धारा 144 लगती है ना, तो धारा 144 क्या है कि कोई भी कर्फ्यू जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे 3 से अधिक व्यक्ति एक साथ अगर खड़े होते हैं तो पुलिस को ये अथॉरिटी होती है कि उनको लाठीचार्ज कर सकती है या फिर गोली चला सकती है, आंसू गैस छोड़ सकती है। तो ठीक उसी तरह के चार लोगों से ज़्यादा अगर कहीं पे कोई इकट्ठा होता है तो वो मना कर दिया गया। अब क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था, ठीक है। अब पंजाब में 4 से अधिक लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना मना कर दिया गया था। अमृतसर का एक पब्लिक गार्डन था जिसको जलियांवाला बाग भी कहते थे, उसमें भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए और वैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुई थी। देखिए यहाँ पे 2 कारण थे। वैसाखी का त्यौहार एक प्रमुख और एक धार्मिक त्यौहार है पंजाबियों में। तो पंजाब के जितने भी उस आसपास के क्षेत्र के लोग थे उन्होंने क्या किया कि बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो आपका उस बाग में इकट्ठा हुए, ठीक है। अमृतसर पब्लिक गार्डन जिसको जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। सो जनरल डायर सेना की टुकड़ी लेकर के उस बाग का एकमात्र जो छोटा सा दरवाज़ा था उसको उसने जा करके रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मतलब कि अब सभी लोग फंस गए। बहुत बड़ा गार्डन था, ठीक है। बिना वार्निंग के, मतलब पहली बात होती है जब कोई भी आदमी फायरिंग करता है या फिर कोई भी आंदोलन में चेतावनी दी जाती है कि आप लोग पहले हट जाइए, नहीं तो यहाँ पे फायरिंग हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। तो ये विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए पहले वार्निंग पुलिस जारी करती है। आज भी कभी भी जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो वहाँ पे अगर कोई भी आंदोलन होता है, ठीक है, उसके विरोध में, तो पहले जो पुलिस है वो समझाती है कि आप हट जाइए, आपके लिए है ये हित में। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इन्होंने बिना वार्निंग दिए और रास्ता बंद कर दिया, एक ही रास्ता था उसको बंद कर दिया, फायरिंग का आदेश दे दिया। अब इस फायरिंग में बच्चे भी शामिल थी, महिलाएं भी शामिल थी, और 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। और कई लोग कहते हैं कि 1650 राउंड फायरिंग है। अब राउंड फायरिंग अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि एक राउंड में जितनी गोलियां होती हैं पहले उसको बरसा दिया, ठीक है, धड़ 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 धड़, फिर उसके बाद फिर से दोबारा शुरू किया। तो यही घटना 1650 राउंड फायरिंग की गई, मतलब ऐसी ऐसी मशीन गन के साथ फायरिंग की गई, जिसमें अगर बात किया जाए तो 1000 लोग वहीं पे तुरंत मारे गए और 1500 लोग घायल हो गए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको आज भी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी इसके बारे में जब सोचना प्रारंभ करते हो ना तो दिमाग दिल दहल उठता है, ठीक है। तो इस घटना ने सबको हिला करके रख दिया था। लोगों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ चुका था। पहले ब्रिटिश कहते थे कि हम आपको अधिकार देंगे, हम आपको अच्छा शासन देंगे, ठीक है, और कांग्रेस का भी यही मानना था कि जो ब्रिटिश हैं वही अच्छा शासन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कई जो राज्य हैं, आईएनसी का जो आपका नरम दल था उसका यही मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज नहीं मांगना चाहिए, हमें केवल अपने अधिकारों की मांग अंग्रेजों से करनी चाहिए। लेकिन जब ये घटना हुई तो उनका न्याय व्यवस्था से पूरी तरह से उनका ब्रिटिश का विश्वास ही उठ गया। ब्रिटिश के न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया। अब जो जनरल डायर है, अंग्रेजों के लिए ये अच्छा काम हुआ ना, उसने विद्रोह को दबाया, तो ब्रिटिश के द्वारा इसको सराहा गया, कुछ ने इसकी आलोचना भी की, ठीक है। आलोचकों में पूर्व पीएम व विंस्टन चर्चिल भी शामिल थे।
पूर्व पीएम कौन था? एच एस्क्विथ और विंस्टन चर्चिल। ये लोग आलोचना में थे, मतलब डायर की आलोचना करते थे कि इस तरह की घटना को अंजाम देना उचित नहीं था। हंटर कमेटी बनाई गई, कई बार आपसे पूछा जाता था, आप ध्यान रखिएगा। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिसमें जो कुछ भी हुआ उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए, किसने गलती की, क्या डायर गलत था, तो उसको देखने के लिए हंटर कमेटी को बैठाया गया। कमेटी ने इसकी निंदा की, परंतु उस पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया। कमेटी ने फिलहाल निंदा तो की डायर का कि जनरल डायर ने गलत किया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई डायर के ऊपर नहीं की गई। 1920 में डायर ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब सोचिए कि इतना बड़ा हत्याकांड का जो एकमात्र अपराधी है वो उसको दोबारा क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया 1920 में। वो ड्यूटी उसने फिर से ज्वाइन कर ली। रावेंद्र ने किंग्सहुड, गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि जो थी, अब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जो था, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, और गांधी जी को केसरे हिंद या फिर केसर ए हिंद की उपाधि जो थी, उन्होंने इन दोनों ने अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी। ठीक है, मतलब विरोध जाहिर करने के लिए। और यहाँ पे गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि कैसे मिली थी, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछता है। तो बोर वार के दौरान साउथ अफ्रीका में इनको केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब, जिसने डायर को कार्रवाई का आदेश दिया था, अप्रूवल दिया था। अब समझिएगा, जैसे कोई भी अधिकारी है तो उसको ऊपर से ऑर्डर आता है ना कि हाँ इसको करना है, तो उस समय जिसने ऑर्डर दिया था डायर को, जनरल डायर को, वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब। ठीक है, तो उसने इनको अप्रूव किया था कि डायर जाकर के कार्रवाई करे। तो ऊधम सिंह नाम के एक भारतीय व्यक्ति ने, जो कि आप अगर विश्वास नहीं मानोगे, उस कांड का प्रत्यक्ष गवाह था। बचपन में ही 1919 में एक छोटा सा लड़का था ऊधम सिंह, ठीक है, और उसने ये हत्याकांड पूरी अपनी आंखों से देखा था, मतलब उसके दिमाग में ये सब घूम रहा था। तो उसने 1940 में इंग्लैंड जाकर के उसको मार दिया था ऊधम सिंह ने। किसको? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसके लिए जिम्मेदार था, जिसने डायर को आदेश दिया था। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और धन्यवाद।